Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, we have discussed about the Rutherford model of an atom, and according to Rutherford, what is the structure of an atom? ये हम already discuss कर चुके हैं. Next, we will study Bohr model of an atom. नेक्स्ट वी विल स्टडी बोर मॉडल ऑफ एन एटम. तो बोर मॉडल को स्टडी करने से पहले फर्स्टली वी विल हैव टू स्टडी द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल. यानी कि रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और वो डेवलपमेंट्स लीड करती हैं बोर मॉडल को. यानी कि हमें बोर मॉडल को पढ़ने से पहले उन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिमेंट जो हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं एंड दे शो लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं. लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी सोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर रेडिएशंस को डाला जाता है तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेडिएशंस को एमिट करता है. अलग अलग एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि सभी जो एलिमेंट हैं अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं. स्पेक्ट्रम होता है पैटर्न ऑफ लाइंस, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम. अब लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हमें नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना होगा. नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो होती है उसके अंदर वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है. एक्चुअल में जो लाइट है दैट इज ऑफ वेव नेचर. बट लाइट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लाइट को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे. तो ये जो पॉइंट है, दीज पॉइंट लीड्स टू डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर मॉडल. और रदरफोर्ड, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम was not able to explain line spectrum of elements. रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का, वो लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ये एक सीरियस ड्रॉबैक थी उसकी, जिस वजह से ही हम जो है बोर मॉडल की स्टडी करेंगे. तो बोर मॉडल को स्टडी करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864. ये जो थ्योरी है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी 1864 में. और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. कोई भी सोर्स है एनर्जी का, यानी कि ये तो आपका जो बल्ब होता है, ये बल्ब भी हो सकता है, ग्लोइंग बल्ब हो सकता है, और हीटेड आयरन रॉड हो सकती है. तो कह रहे हैं कि किसी भी सोर्स से, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटेड आयरन रॉड हो, तो उसमें से लगातार रेडिएशंस निकलती हैं. रेडिएशंस लगातार निकलती किसकी फॉर्म में, एनर्जी उसके साथ लगातार निकलती है किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में. रेडिएशंस क्या होती हैं, जो रेज होती है, किरणें होती है, उसकी फॉर्म में, एंड इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी. देखो, जो एनर्जी किसी भी सोर्स से रिलीज होती है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लगातार रिलीज होती रहती है, और वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है, और उन रेडिएशंस को, उस एनर्जी को जो बोला गया है रेडिएंट एनर्जी बोला गया है. सेकंड पॉइंट, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both perpendicular to the direction of propagation of radiations. So dear students, वो ध्यान से देखेंगे इसको. आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा, जैसे कि हम बात करते हैं, हमने पहले भी बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की, और हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैथोड रेज, एनोड रेज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो डियर स्टूडेंट, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. तो जो रेडिएशंस हैं, सोर्स से एनर्जी की, जो रेडिएंट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, वो किसकी फॉर्म में है, वो वेव की फॉर्म में होती है. किसकी फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव या रेडिएशन. ये रेडिएशन की डायरेक्शन या प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है. तो इसके परपेंडिकुलर में
इसके परपेंडिकुलर में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें तो इसको ध्यान से समझना कि जैसे मान लो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है ऐसे। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ये हमारे पास ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी होता है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी होते हैं। मींस अगर हम बात करें इस तरीके से एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये हमारे पास ये ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है इसको अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल पोजीशन में लें तो इसके परपेंडिकुलर बैक साइड से और जो 3D एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तीसरा एक्सिस है वो शो नहीं होता, तो उसको आप जो है बुक में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिलेगा। तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखें। रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएशन जो होती है उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या चीज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, जो भी डायरेक्शन है रेडिएशन के चलने की, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेडिएशंस पोसेस वेव कैरेक्टर। रेडिएशंस में क्या होती है, वेव कैरेक्टर होती है, यानी कि वो वेव की फॉर्म में होती है। जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है ये वेव की फॉर्म में होती है। कौन, रेडिएशंस की डायरेक्शन जब प्रोपेगेशन की, ये वेव की फॉर्म में होती है। इस तरीके से ये प्रोपेगेट करती है। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम स्टैंडिंग जो वाटर होता है हमारे पास, स्टेगनेंट वाटर भी बोल सकते हैं, रुका हुआ पानी होता है, उसमें अगर हम पौंड में ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो रिपल्स बनते हैं, उछाल होता है पानी का, उससे जब वो मूवमेंट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो उसी तरीके से ही हमारे पास वेव होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है। तो ये जो रेडिएशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये जो रेडिएशन है वो वेव कैरेक्टर की होती है, इसमें वेव की नेचर होती है। और इट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है। लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एंड बिकॉज ऑफ दीज, ये जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि रेडिएशंस लगातार रिलीज होती हैं, दूसरा उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, और जो तीनों आपस में क्या होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होती हैं। कौन कौन, रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और उसकी जो स्पीड है वेव कैरेक्टर होने की वजह से, लाइट की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जैसे उसकी स्पीड होती है रेडिएशन की, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला गया है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला गया है। लास्ट है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। जैसे आपने देखा होगा साउंड वेव जो होती है, इट ट्रेवल्स विद द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है तो हम जो अपनी साउंड को दूसरे पर्सन तक जो है हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैसियस मीडियम हो। बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ वेव। जो वेव होती है उसके बारे में 1 by 1 सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वेव लेंथ। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट है वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होती है इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन। और आपको अभी हमने पढ़ा है कि वेव जो होती है
वो इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। तो इसमें जो ये हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये भी क्या हो गया, क्रस्ट। और ये पॉइंट जो होता है ये होता है ट्रफ, और ये भी क्या होता है, ट्रफ। यानी कि आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, वेव के बारे में पढ़ा होगा। जो कॉम्प्रेशंस होते हैं और रेयरफैक्शंस होते हैं, कॉम्प्रेशंस को क्रस्ट बोलते हैं, रेयरफैक्शंस को ट्रफ बोलते हैं। बट वो 9th क्लास की बात है, यहाँ पर हम क्रस्ट और ट्रफ बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो लगातार क्रस्ट के बीच और लगातार ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और ट्रफ्स is called wavelength. It is expressed in angstrom or nanometer or in nanometer. नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट जो होती है एक्सप्रेस करने की, वो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर होती है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ लिया है, वेवलेंथ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए वेव, कंप्लीट वेव कौन सी होती है। यहां से देखेंगे, मेन पोजीशन से स्टार्ट होकर के 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ को कंप्लीट करके ये जो पॉइंट है यहां से आते, यहां पर एक वेव कंप्लीट होती है। यानी कि वो वेव, या तो ऐसे बोल दो यहाँ पे 1 वेव कंप्लीट होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 क्रस्ट से 1 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच जो है 1 वेव कंप्लीट होती है। तो एक्चुअल में 1 वेव जो है यहाँ से क्रस्ट और ट्रफ के यहाँ से 1 वेव कंप्लीट होती है, जिसमें 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ हो। अब मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पर हम बात करें, एक पॉइंट यही ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स पास होती हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट से, तो वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पर सेकंड पास होती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, और इसको साइकिल्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी, अब हमने पढ़ा कि वेव जो होती है उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इट इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। किसी वेव के द्वारा 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, एक लाइन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। और c की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, जो हाइट ऑफ द क्रस्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यानी कि जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से क्रस्ट की हाइट कितनी है और ट्रफ की डेप्थ कितनी है। क्योंकि किसी वेव के लिए क्रस्ट और
क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ दोनों सेम होती है, तो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ के बराबर होती है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, इसको यूनिट ऑफ लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा कि जो एम्पलीट्यूड होता है हमारा वेव का, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, लाउडनेस को एक्सप्रेस करता है। यानी कि जिसकी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेव नंबर। इट इज डिफाइंड एज, अभी हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी में किसी पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास होती हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर आप देखेंगे अगर हम 2 वेव बनाते हैं, मान लो एक वेव ये हमारे पास और दूसरा जो है इसके नीचे ही बना देते हैं, दूसरा हम बनाते हैं ऐसे, और हम ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम इतनी डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या है, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मैं वैसे माना 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, फॉर एग्जांपल माना है। तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ तो आपकी 1 वेव कंप्लीट होकर के सेकंड हाफ भी नहीं हुई है, और यहाँ पर हमारी 1 सेंटीमीटर के अंदर 3 वेव कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेव नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव 1 सेंटीमीटर लेंथ में ज्यादा है, तो इसका वेव नंबर ज्यादा है, इसका वेव नंबर कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर समझना है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड वेव नंबर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वेव नंबर का भी आगे डिस्कस करेंगे। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी सेम है। वेलोसिटी c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगा, c डिवाइड बाय लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अब जो न्यू होते हैं, न्यू लैम्डा होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू बार वेव नंबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर हम न्यू इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, c इंटू 1 बाय लैम्डा, तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा किसके बराबर होता है, न्यू बार, तो यहाँ से क्या लिखना है, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, इसको हम न्यू बार बोलेंगे, एन यू, ये क्या होता है, न्यू बार। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, उसके ऊपर बार लगा दिए, इसलिए इसको हम बोले न्यू बार। तो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। तो ये हमारा एक फर्स्ट रिलेशनशिप तो है ये। सेकेंड रिलेशनशिप आपका ये हो गया, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट बच गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या पैटर्न और ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब एक पैटर्न में, एक ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो उसे जो पैटर्न ऑर्डर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बढ़ती हुई वेवलेंथ की फॉर्म में और घटती हुई फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर अरेंज किया जाए, जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम या पैटर्न बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ऑर्डर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, कॉस्मिक रेज, गामा रेज,
एक्स रेज, यूवी रेज, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो यूवी रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज वो रेज होती है जिनकी वजह से हम देख पाते हैं, और उसके बाद है इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। रेडियो वेव जो रेडिएशन जो जिनकी थ्रू हम रेडियो जो चैनल को सुनते हैं रेडियो वेव्स होती हैं। अब इसमें से देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है। अब इसमें से मेनली हमें विजिबल जो रेंज होती है, विजिबल रेंज का जो आपने पढ़ा हुआ कि हमारी जो सनलाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर का जो ऑर्डर है वो हमें याद रखना है। इसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की एक्चुअल में होती है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है, बट जनरली हम इसको 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर हम इसको ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है बेसिक वेव के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पर ये जो आपको दिया गया है इन बेसिक टर्म्स को अच्छे से याद करना है, इनके रिलेशंस को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पॉइंट्स को याद करना है। नेक्स्ट वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।